तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किताब पे चर्चा अनमोल के साथ में। मैं अनमोल में, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपको जिंदगी जीना है या जीना है तो आपके पास एक खुशी होनी चाहिए, एक वजह होनी चाहिए। और सोचिए, अगर आपको एक खुशियों का पूरा नेटवर्क दे दिया जाए कि आप हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिखें, तो आपका जीवन कितना खुशहाल और कितना अच्छा होगा। दोस्तों, आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उस किताब का नाम कुछ इसी प्रकार से है और इसी तरीके की वो कुछ किताब है जो आपको खुशियां देना सिखाती है, खुशियों से जीना सिखाती है। आज हम बात कर रहे हैं खुशियों का नेटवर्क, बंदा जी द्वारा लिखित किताब है। इसे अप्रैल 2020 में राजमहल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आज इस किताब पे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे व्यक्ति खुश रह सकता है और एक खुशियों का नेटवर्क क्या है। हमारे साथ इस किताब पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इस किताब की लेखिका वंदना जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी, हमारे खास कार्यक्रम किताब पर चर्चा अनमोल के साथ में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी कि आपने अपने इस मंच पर बुलाया और अपनी किताब के बारे में मैं खुद बता सकूं, इसके लिए आपने अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आप पहले कुछ वंदना जी का मैं बता देता हूँ, फिर इनसे ही जानता हूँ कि इनकी लाइफ के बारे में, उस किताब के बारे में। वंदना जी बनारस से ताल्लुकात रखती हैं, बनारस की ये रहने वाली हैं। इसके बाद एक गृहिणी है, एक माँ है, एक पत्नी है, एक व्यवसायी है। इतने सारे काम एक साथ संभालती हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक हम लोग की रोल मॉडल है और हम लोग को सिखाती हैं कि कैसे, हम लोग कहते हैं कि एक काम नहीं हो रहा दूसरा काम कैसे करेंगे, ये हमें सिखाती हैं कैसे एक साथ इतने सारे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जो हमारे दर्शकों को पता ना हो, आपके पाठकों को पता ना हो। थोड़ा सा अपना इनपुट जी छोटा सा। जी, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि मैं एक जैसे हर औरत निभाती है एक बीवी का रोल, बेटी का रोल और माँ का रोल। इस सब के अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरा एक व्यावसायिक रूप से एक ई कॉमर्स का बिजनेस है, जिसे मैं बहुत सालों से 2011 से ही मैं उसको रन कर रही हूँ। और उसके बाद अगर मैं अपनी रुचि की बात करूं, जो मैं अपने लिए करती हूँ, जो मुझे बहुत करना अच्छा लगता है, तो उसमें जैसे पेंटिंग करना, लिखना और इसके साथ ही साथ आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं कभी कभी कुछ ऐसे नहीं होती, कोई चीजें वेस्ट में पड़ी हुई हो तो उसको चलो कुछ हम्म। बना लेते हैं नया सा। तो ऐसे हॉबीज हैं ये मेरी जो है। तो ओवरऑल कहूँ, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं अपने स्वयं के लिए करती हूँ, जिसमें लिखना भी एक बहुत चीज है। जो हम्म। व्यवसाय एक अलग है, बट जो मैं खुद के लिए करती हूँ वो मेरा लिखना है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मैं आपसे इस किताब के ऊपर चर्चा करूं या इस किताब के बारे में बात करूं आपसे, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन जो मैं जितना मुझे पता चला है आपके बारे में, तो मेरे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बड़ा था। क्योंकि जब हम लोग काम पे लगते हैं या फिर इस किताब को पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, कभी कभी लगता है कि कैसे किताब पढ़े, कैसे इंटरव्यू करें, तो समय को बड़ा कैसे मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो एक क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप एक गृहिणी भी है, एक पत्नी भी है, उसके बाद एक माँ भी है। माँ होकर एक बच्चे को संभालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके अलावा आप जी लेखती भी हैं, और इसके अलावा अ, आप एक व्यवसायी भी हैं, काम भी करती हैं। उसके अलावा आपने बताया भी कि आप आर्टिस्ट भी हैं, एक तरीके से कार्य भी करती हैं और क्राफ्ट का काम भी कर लेती हैं। तो आप इस समय को, इतने सब चीजों को एक साथ मैनेज कैसे कर पाती हैं? क्योंकि समय वो 24 घंटा का ही होता है हमारे पास, उसमें सब चीज को मैनेज करना और इतने सलीके से करना, इसके पीछे क्या राज है? अ, जी, पहले तो हमें जो चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे सब कुछ मेरी जो भी चीजें हैं वो मैंने ही इसका चुनाव किया हुआ है। तो जब जो चीज हम खुद से चुनते हैं, ये ऐसा होता है कि हम उसे बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जैसे माँ का रोल है, वो भी मेरा खुद का चुनाव है। मैं बहुत खुश हूँ उस रोल से, क्योंकि उसकी वजह से जो है शायद बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला है जब से मैं माँ बनी हूँ। और हम्म। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जैसे ही बाकी चीजों की बात कही कि वो मेरी हॉबी है। जैसे मैं हम्म। 9 to 5 जॉब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा चुनाव है कि मुझे वो नहीं करना। मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरा खुद का हो, जिसमें समय की पाबंदी ना हो। तो इसलिए मैंने व्यवसाय भी ऐसा चुना जिसमें मैं अपने परिवार को भी समय दे सकूं और हम्म। जब चाहूँ उस हिसाब से अपने काम को भी दे सकूं। हम्म। तो अब बात आती है कि इन सब के बीच में कभी कभी हम थक जाते हैं, तो कुछ अपने लिए करते हैं, जैसे म्यूजिक सुनना हुआ
या फिर मैं जैसे किताबें कुछ लिख लेती हूँ, कुछ लाइनें लिख ली, कभी कुछ ऐसे पेंटिंग बना लिया। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे कहते हैं कि ऊर्जा से भर देती। पूरा अगर देखा जाए तो मैं जब जब कोई चीज हम बहुत अपनी मर्जी से करते हैं, खुशी से करते हैं, तो वो अपने आप समय निकल ही आता है। तो बस ऐसे ही है, सब कुछ हो जाता है। और कहते हैं ना कि जो इंडियन वुमेन होती है वो अपने आप में ना सुपर वुमेन होती है, वो सब बिल्कुल कुछ ये कर बात सकती है। मैं मानता हूँ इस बात को मैं भी बिल्कुल मानता हूँ। और आपके पास तो ऐसा लगता है कि दो चार हाथ है कि फटाफट क्योंकि यहाँ पर एक नीचे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक शुरुआत की है जब किताब या फिर अलग अलग जगह पे किताब को लिखती है तो हमने एक पंक्तियां लिखी हैं, कहीं पे कुछ वन लाइनर कुछ टू लाइनर इस तरीके से लिखा है। तो मैं एक पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आपकी सकारात्मक सोच ही इस दुनिया को स्वर बनाएगी। एक लाइन है, एक बीके शिवानी जी की एक लाइन है। इस तरीके से मैं हमने पूरी किताब में अलग अलग जगह पे अलग अलग महापुरुषों की अलग अलग व्यक्ति की लाइनें लिखी हैं, पंच लाइन लिखी हैं। तो हम इसके पीछे क्या कारण कि आपने इन लाइनों को जुड़ा और कैसे इन लाइनों को चुना आपने कि किस लाइन को कहाँ पर डालना है? पहली चीज तो जैसे आप हम कोई भी चीज पढ़ते हैं या फिर हम हमें उदाहरण के द्वारा अगर कोई चीज समझाई जाती है तो वो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं इसके पीछे यही कारण था कि जब मैं कोई बात कह रही हूँ किताब में, तो उसको कहने के लिए किसी की बात को कहूँ, किसी दूसरे की बात जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिससे कि लोग जो हैं उससे कहते हैं ना को रिलेट कर सके कि हाँ ये वाली बात ना सही है, उन्होंने भी कही है और वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उनके द्वारा कही गई। तो होता है ना, जो सेलिब्रिटी होते हैं उनकी बात सबको ही सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं और जनरली आपने देखा होगा कि हम कोई कोट्स आजकल होता है हमें वो बहुत छू जाता है। इसी तरीके से ऐसी कॉलेज के टाइम से ही मैं एक डायरी मेरे पास है जो मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, जिसमें जहां भी कोई अच्छी चीज दिखती है मैं वो कोट्स लिख लेती हूँ। और ये कॉलेज के टाइम से ये आदत थी, एक चीज है जो ये हमेशा मैंने की हुई है और फिर वो सारा एक बहुत संग्रह तैयार हो गया है उस डायरी में। तो जब मैं कभी भी ऐसे कहते हैं ना, जब हम आप मोटिवेटेड हर कोई हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता है, तो जब आप उस डायरी हाँ को हाँ। सिर्फ मैं एक बार पढ़ने पलट लेती हूँ, उसके बाद ही मुझे लगता है मैं इतने उत्साह से भर जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये चीज अगर इतना मुझे कर सकती है, उत्साह से भर सकती, तो अगर ये कोटेशन किताब में भी होना चाहिए। सालों से जिसे मैंने इकट्ठा किया है उसको किताब में डालना भी जो है बहुत जरूरी था। क्योंकि अकेले मेरा यही है कि जो चीज से मुझे लाभ हो रहा है उससे दूसरों को भी लाभ हो। कहते हैं ना, जैसे नेटवर्क, खुशियों का नेटवर्क ही बढ़ाना मेरा काम है इस किताब। अगर इसमें अगर मुझे किसी चीज से लाभ हुआ है तो उससे दूसरे लोग भी लाभ हैं। अच्छा, एक चीज मैंने भी इस किताब में पढ़ी है कि जो आप कोर्स वाली बात कर रही हैं कि एक ऊर्जा से भर जाते हैं। तो एक कोर्स एक अलग अलग जगह पे एक माइक्रोकांडिया का काम करते हैं कि आपको ऊर्जा देते हैं। आपको अगर आप थक जाते हैं तो एक अगर आप कोई कोर्स ऐसा पढ़ लेते हैं, आप हताश हो जाते हैं तो पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो ये चीज इसकी अच्छी लगती है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि इसमें जैसा कि बताया कि आप बनारस से ताल्लुकात रखते हैं, बनारस के आप हैं। बनारस से जो व्यक्ति मैं देख रहा हूँ अभी नई वाली हिंदी में या फिर पहले भी देख रहा हूँ, तो बनारस से व्यक्ति जो होते हैं तो बनारस की गलियों की कहानी, बनारस के घाट की कहानी, बनारस की गलियों में घट रही प्रेम कहानी, ये अधिकतर ये चीजें लिखते हैं। तो आपको एक सेल्फ सर्विस बुक लिखा, स्वयं सहायता एक बुक जैसी है कि आपकी बुक है कि आप अपने आप मदद कैसे कर सकते हैं या फिर आप इस दुनिया में खुशियां कैसे ढूंढ सकते हैं, इस किताब ऐसी किताब लिखने का विचार कैसे आया? जी ये देखिए, ये सवाल तो आ सकता है मन में, क्योंकि बनारस का मतलब होता है कि बनारस की गली गली में जो रहता है ना, वो साहित्य से जुड़ा हुआ रहता है, वहां की फिजाओं में ही साहित्य भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बिल्कुल। देखें तो ये प्रश्न आना बहुत ही नॉर्मल है। तो पहली चीज तो क्या है कि आज से अगर 1.5 साल पहले की मैं बात करूं, तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं कोई किताब लिखूंगी। 1.5 साल पहले, और मुझे बनारस छोड़े हुए कम से कम 11 साल, 10-11 साल हो चुके हैं। और जब मैं थी वहां तो मैं पढ़ती थी किताबें, बट ये नहीं सोचा था कि कुछ कभी आगे जाके किताब लिखूंगी। और
मेरी शादी दिल्ली में हुई है, तो दिल्ली में भी उसके बाद नहीं सोचा था कि किताब लिखूंगी। पढ़ना अच्छा लगता था, बीच में पढ़ना छूट भी गया, फिर से शुरू किया। लेकिन ये जो किताब है, इसका लिखने का अगर मैं कहूँ तो ये सेल्फ हेल्प कैसे आई, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था कि 1.5 साल पहले मैंने ऐसे ही, बस जैसे मैंने कहा, मोटिवेशनल कोट लिखा करती थी मैं डायरी में। तो ऐसे ही मैंने जी जी। चैप्टर जैसे कुछ अपने भाव जो होते हैं वो लिखना शुरू कर दिया, तो एक दो चैप्टर जैसे बन गए। तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि ये इतना अच्छा लिखा है तुमने, तो इसको क्यों नहीं कंटिन्यू करो, इसको जारी रखो, और भी जो दूसरे तुम्हारे मन में भावनाएं आ रही हैं उसको लिखते जाओ, शायद कुछ अच्छी सी बुक ही बन जाएगी इससे। तो लगा कि उनका, कहते हैं, उनका सुझाव मान के मैंने लिखना शुरू किया। और फिर जब एक बार लिखना शुरू किया तो बनता ही गया, कहते हैं ना, एक बार शुरुआत किया तो कारवां बनता ही चला गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। बस ये बुक आपके सामने है, ऐसी ही सोच से। और हम्म। बस आप देखिए इसे। तो एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा आपसे कि आज इस किताब की हम बात कर लेते हैं। इस किताब में कुछ चीजें जो लिखी हैं आपने, तो उन पर बात कर लेते हैं, वरना जो हमारे दर्शक हैं वो कहेंगे कि ये लोग तो जाने कहाँ की बात कर रहे हैं, किताब की बात नहीं कर रहे हैं, किताब के बारे में बता नहीं रहे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपने इसमें टॉपिक या चैप्टर से हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि अगर आप चैप्टर वाइज लिख रहे हैं, टॉपिक वाइज लिख रहे हैं बुक को, तो आपने एक इसमें लिखा है कि माफ करने में खुशियां, माफ करने में स्वयं की खुशी, एक तरीके से तरीके का आपका टॉपिक है। तो मेरा क्वेश्चन इसी से उठाया गया है, क्वेश्चन है इसी से लिखा एक पनपा क्वेश्चन कि व्यक्ति आज देखते हैं हम कि माफी मांगने में कतराता है, वो उसे लगता है कि मैं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इसके सामने माफी मांगने कम हो रही है। तो माफ करने और माफी मांगने को आप किस प्रकार से देखती हैं, और व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है कि उसकी दूसरे व्यक्ति से माफी मांगने में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही है, या कतराता क्यों है व्यक्ति? देखिए, पहली चीज तो क्या है ना, माफी मांगना अगर मैं अपने नजरिए से देखूं तो माफी मांगना भी जी बहुत ज्यादा हिम्मत का काम होता है। और माफी मांगने तक तो बात तब आए जब इंसान खुद समझे कि ये गलती हुई है, मतलब मेरी गलती है। होता क्या है, अगर जी। कोई भी, आपने ज्यादातर देखा होगा कि अगर कोई कुछ करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है या कुछ बात ही कह देता है, तो पहली बात तो वो, उसको लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि उसको सिद्ध करने के लिए उसके पास 100 जो है बातें होंगी कि मैंने उस समय ऐसा इसलिए किया, वैसा इसलिए किया। तो कहीं ना कहीं ये दो तीन चीजें हो सकती हैं कि क्यों कतराता है। पहली चीज तो है कि भाई गलत ही नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि अपनी खुद की जी। गलती मानना बहुत मुश्किल है, तो जी। इसलिए भी नहीं माफी मांगते। दूसरी चीज हो सकती है कि उनका ईगो हर्ट होता, वो समझ रहे हैं कि गलत किया है, पर कहीं ना कहीं उनका ईगो या एक झिझक जो होती है जिसकी वजह से वो नहीं मानते होंगे। और जहां तक मेरी बुक में बात है, मेरी किताब में इस पे ध्यान दिया गया है, इस पे इसका मुख्य बिंदु ये है कि कोई आपसे माफी मांगे ना मांगे, लेकिन अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है और आपको किसी की बात ने, किसी के किसी कृत्य ने अगर आपको हर्ट किया है, आपको दुख पहुंचाया है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है उसको स्वयं ही माफ कर दे। आप उसकी माफी के लिए इंतजार ना करें, क्योंकि अगर आप उसकी माफी तक का इंतजार करते हैं तो वो आप अपने आप को दुख दे रहे हैं। और अपने आप को दुख देना कहीं ना कहीं, जो ये पूरा मेरी बुक जो है खुशी लाने में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है। तो आपकी खुशी का सबसे बड़ा अवरोध है, तो उसे दूर करने का भी एक ये तरीका है कि आपसे कोई माफी मांगे ना मांगे, लेकिन आपको खुद ही उसे माफ कर देना अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसा है माफ करना किसी को, कि आप खुद माफ करके आप खुद ही जो है अपनी खुशी को अपने करीब लेके आ रहे एक बहुत ही बड़ी और गहरी बात आपने बड़े छोटे शब्दों में कह दी, जिसे समझना एक तरीके से असंभव है, और एक तरीके से आपने समझा दिया जिस तरीके से, वो बहुत बड़ी बात है। मैम, एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि जैसे कि हम इस किताब की शुरुआत में ही देखते हैं, एक चीज आपने लिखी है कि इस किताब को पढ़ने के बाद अपने आप सोच पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो मैम, एक कभी कभी एक सेमिनार का विषय भी बन जाता है कि अपनी सोच पर नियंत्रण कैसे रखें, और कई व्यक्ति जो होते हैं वो कह देते हैं कि भैया अपनी सोच पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता है। तो आप किस प्रकार से इस चीज को देखते हैं कि क्या, पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या कोई व्यक्ति अपनी सोच पर नियंत्रण रख सकता है? अगर रख सकता है तो किस प्रकार से अपनी सोच पर नियंत्रण रख सकता है?
पहली चीज तो आपने ये सही कही कि सोच पे कैसे काबू रखे, कैसे नियंत्रण करे। इस पे कई कई ऋषि मुनियों तक ने भी बहुत से प्रवचन दिए हम्म। हुए हैं, और बहुत सी किताबें आई हुई हो, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो। सब चीजें हैं, सबने अपनी अपनी बात कही है। तो कहते हैं उन सब बातों के बीच में मेरी भी बात थी, और जो मेरी बात है वो कहीं ना कहीं ये मैंने खुद के जीवन में अपनाया हुआ है। इसलिए मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि हाँ, सोच पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम हर चीज के लिए, कोई भी जो मकान है उसको खड़ा होने में टाइम लगता है, वो एक दिन में नहीं हमें दिखता बिल्कुल। है। सेम चीज जो जी है जी। ये हमारी सोच के साथ भी होता है। अगर कोई बिल्कुल ही नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, या आपके मन में सोच विचार भरे ही रहते हैं सारे टाइम, हम चाहे बैठे उठे हमारे को विचार आते ही रहते हैं, लेकिन हम उस जी विचार को कैसे परिवर्तित करें, एक नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में कैसे बदले, इसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। और कोई भी कर सकता है। वो मैं इसलिए जी कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने किया हुआ है। मैंने जी। किया हुआ है, और ये जो चीज प्रैक्टिस की हुई है वो सारे हम कैसे प्रैक्टिस करें वो किताब में भी लिखा हुआ है। कि मैंने ये नहीं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये मेरी किताब में तो ठीक है, पर कैसे करें ये भी चीज उसमें बताई गई है, और इतने आसान तरीके से बताई गई है। जी जी। जैसे आपने मेरी बुक का आपने देखा होगा कि यहाँ पे टैगलाइन ही है कि 60 हाँ मिनट हाँ। से भी कम की है बात, करे खुद की खुशियों से मुलाकात। तो जी। आप दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे बस दीजिए सिर्फ अपने आप को। 1 घंटे, इससे ज्यादा जी कुछ नहीं करना। वो कोई पूजा पाठ, मतलब कहते हैं ना, मैं बहुत कुछ करने के लिए इसमें नहीं कह रही हूँ। आप ये किताब पढ़िए और सिर्फ अपने दिन के 60 मिनट दीजिए। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों ही रूप से सकारात्मक होंगे। और अगर आप सकारात्मक होंगे तो अपने आप चीजों कि कहते हैं चीजों में जो खुशियां हैं वो ढूंढ पाएंगे। जी। तो यही मेरी बुक का, और बहुत ही आसान है यही चीज, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ कि मेरे पास, आपको खुद पता है, टाइम कहाँ है आज जी के लोगों बिल्कुल। के पास। ना आपके पास है या किसी के पास है, ऑफिस है, घर है। कहीं ना कहीं समय की बहुत कमी हो गई है लोगों के पास। तो अब इस समय में कमी में इंसान कहाँ से टाइम दे पाएगा? तो उस कम समय में हम कैसे अपनी खुशी को ढूंढे, जो असली वाली आंतरिक खुशी, वो खुशी को कैसे हम प्राप्त करें, जी जी। यही मेरी जो पुस्तक है इसमें दिया गया है। और कैसे, क्या के बाद क्या से भी बढ़ के कैसे करें, इस पे जो है ये फोकस किया गया जी है। जी। जी, मैं इस किताब का खुद बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने खुद इसको अच्छे से पढ़ा है। शुरुआत में जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे कई चीजें ऐसी लगी कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक चीज कहने में और कथनी और करनी वही अंतर हो जाता है ना। तो मुझे लगा कि इस किताब को पढ़ने, कोई किताब को पढ़ने से कैसे अपनी चीजों को बदल सकता है। लेकिन जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मैंने अपने अंदर कुछ बदलता हुआ देखा कि नहीं, इस चीज को पढ़ने से जो मैं चीजों को देख रहा हूँ तो मैं एक तरीके से मेरा नजरिया बदला। तो नजरिया बदला तो मेरा करने का तरीका बदला, और मुझे अब खुद इफेक्ट लगा कि मेरे अंदर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज सच है। और दूसरी चीज जो एक मेन बात होती है कि किसी चीज को सरल तरीके से कैसे समझाया जाए, तो ये आपने भली बात ही देखा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस किताब को बन्ना जी ने इस तरीके से लिखा है कि आप पढ़ेंगे जब से तो आपको लगेगा कि नॉर्मल बात चल रही है, एक घर पे बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस भाषा में उन्होंने लिखा है, तो बहुत ही सहज और सरल भाषा में उन्होंने लिखा है। ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत फायदे की बात है कि सहज और सरल भाषा, कोई साहित्यिक क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है कि आप पढ़ने में आपको दिक्कत हो। तो एक इसका एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा जैसे कि मुझे जानकारी हुई कि जल्दी आपकी कोई एक नई बुक पे भी आप काम कर रहे हैं। वो बुक हम पाठकों को कब तक पढ़ने को मिल सकती है? क्या उसका टाइटल रहेगा? जी, मेरी दूसरी बुक जो है वो एक लघु कहानियों का संग्रह है, जी जी। जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है चाय की चाह। अब इसके नाम से ही जैसा आपको बहुत अच्छे से लग रहा होगा कि इसमें कुछ चाय की बातें होंगी। हाँ बिल्कुल, एकदम ये से। चाय की चुस्कियों के साथ ना कुछ कहानियां हैं जो हमारे जी आसपास जो है वो घटती रहती हैं, कुछ मेरे साथ, कुछ आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आप जो है उसके साथ एक जो है जुड़ाव महसूस करेंगे उस कहानियों जी। के साथ। और वो कहानियां इतनी छोटी हैं, मतलब एक्चुअली कहूँ तो ये जो किताब है मेरी,
उसका यही मेरा मकसद था कि जैसे हम चाय पीते हैं तो हम चाय के साथ नहीं होता है, हम कुछ चाय पानी नाश्ता हाँ कुछ हाँ। ले लिया और कोई बुक ले ली, लेकिन अगर हम नॉवेल लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके 2-4 पन्ने पढ़े और उसके बाद फिर वो रह जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरा था कि अगर चाय हम एक टाइम की चाय लेके बैठे हैं और वो बुक लेके बैठे हैं, हम किताब लेके मेरी बैठे, तो बस वो एक कप चाय और वो एक कहानी जो है वो उतनी देर में ही खत्म हो जाए और आप जो है कहते हैं ना कि एक जो है ताजगी का एहसास करें, चाय की ताजगी का एहसास करें। जी तो यही है, ये दूसरी किताब जो है अब वो प्री ऑर्डर पे जो है अमेजोन पे मिलना शुरू हो गई है और किंडल जी एडिशन जो है अवेलेबल है अमेजोन पे, अगर आप चाहें तो आप वहां से ले सकते हैं। और मैं जी एक बात कहना चाहूंगी अपनी किताबों के बारे में कि मेरी किताबें जो है वो उनको सोच के लिखी जाती हैं। वैसे ही आजकल पाठकगण और वो भी हिंदी के पाठकगण बहुत कम हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जी जी भाषा जो है वो इतनी गूढ़ नहीं होनी चाहिए कि समझना ही मुश्किल हो जाए। कहीं ना कहीं एक सरलता का ध्यान दिया गया है मेरी भाषा में, मेरी किताबों के, जिससे कि एक आम बोलचाल की भाषा भाषा हो और लोग समझ सके आसानी से, जो थोड़ा बहुत भी हिंदी जानते हैं वो आसानी से उसको समझ सके। तो बस ये जी। दूसरी मेरे बुक आ क्वेश्चन आपसे चुकी है। पूछ हाँ जी। मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था कि आपकी आखिर पाठक किताब क्यों पढ़े। मैं अधिकतर क्वेश्चन नई वाली हिंदी के सभी लोगों से पूछता हूँ, लेकिन आपने पहले ही मेरे पूछने से पहले उसका आंसर दे दिया कि जो भाषा आपकी किताब की इतनी सरल और सहज है कि आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी इस किताब की असल मैं में और मैं चीजें बता कहूँ, देता हूँ कि इस किताब को आप क्यों पढ़े। जी जी हाँ जी, जैसे मैं अगर कहूँ, मैं अपनी अगर ये खुशियों का नेटवर्क की बात कहूँ कि क्यों पढ़े, तो मैं यही कहना चाहूंगी ये जी क्यों लिखी गई उसी ही सोच के जी साथ ये जी पढ़ी जानी चाहिए। मैंने ये किताब लिखी इसलिए क्योंकि मुझे खुशियों की तलाश थी और मुझे कहीं लिखते लिखते वो प्राप्त हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि जी पढ़ने वाला भी पढ़ते पढ़ते उन खुशियों को प्राप्त करे और सिर्फ वो अपने तक सीमित ना रखे। अगर ये किताब पढ़ी है तो देखिए, ऐसा होता है कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, तो मेरे आसपास का जी जो पूरा वातावरण है वो अपने आप सकारात्मक हो जाता है। जो मुझसे जी मिलेगा वो भी खुशी महसूस करेगा, वो भी सकारात्मक महसूस जी करेगा। और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे करते करते ये जो नेटवर्क है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ये फैलता रहे और सबको ही कहते हैं ना, सब जगह जो है अभी खुशियों की बहुत आवश्यकता है, तो सारा ये नेटवर्क बिल्कुल। और ऐसे ही अपने फैलता जाए। जी बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं हैं इस किताब के लिए और इसके लिए कि खुशियों का जो नेटवर्क है ऐसे ही फैलता रहे और भारत एकदम हैप्पी इंडेक्स में नंबर 1 पे आ जाए। एक क्वेश्चन मेरा आपसे आज लास्ट में ही रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को और अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी इस किताब के लिए और आने वाली किताब के साथ कुछ संदेश। अ, हाँ जी, हाँ जी, असल में पहले तो कहना चाहूंगी कि आप जो पढ़ने वाले, जिनके हाथ में ये किताब आए, वो तो खुश रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ स्वस्थ होना और खुश रहना बहुत जरूरी है। तो मैं उनके जी स्वास्थ्य और खुशी की कामना करती हूँ। अपने सारे पाठकगण और जो नहीं भी पाठकगण हैं वो सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और ये हमारे जैसे मेरी इस किताब को पढ़े और इसके अलावा जो दूसरी किताब आ रही है उसे भी पढ़े और इससे हमारा उत्साह जो है, मेरा उत्साह बढ़ाते रहे और हमारे जैसे और दूसरे लेखकों का भी उत्साह बढ़ाते रहें, जिससे कि हम आगे लिखने के लिए और मोटिवेट होते रहें। तो अगर पाठक होंगे तभी हम लेखक हैं, तो पाठकों का होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और बस हम जैसों को जो है लिखने का मौका देते रहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि लेखक और पाठक के एक ही साइकिल के दो पहिए हैं कि एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता है। ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। दोस्तों, मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि इस किताब को आप जरूर पढ़ें क्योंकि ये किताब एक ऐसी किताब है कि आपको खुशियों की तरह खुशियों में जीने की कई वजह देती है। कई जगह ये बताती है, आपको अलग अलग चीजें बताती है और कुछ चीजें और इसमें से, क्योंकि ये हमारा समय भी खत्म हो गया है, टाइम हो रहा है, लेकिन इस किताब पे बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है और किताब पे बात करते हैं। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं कि धन्यवाद का जादू उसमें बंदा जी सिखाती हैं कैसे आप धन्यवाद के तरीके से खुद धन्यवाद कह के और धन्यवाद स्वीकार करके खुश रह सकते हैं। कैसे आप
अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसको प्राप्त करके खुश रह सकते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं। माफी कैसे आप मांग सकते हैं, कैसे आप अन्य प्रशंसा करके व्यक्ति को विश्वास देकर व्यक्ति को कैसे उसको खुश कर सकते हो, उससे उसकी खुशी से खुद खुश हो सकते हैं। ये तमाम चीजें इस किताब में है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस किताब को जरूर पढ़ें। मैं इस किताब को आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जरूर आप पढ़ें। और जो बंदा जी की नई किताब आ रही है चाय की चाय, उसके मैं जल्दी ही उस किताब को पढ़ूंगा और आपको जल्दी बताने के लिए आऊंगा, जल्दी मौजूद हूंगा कि वो किताब कैसी है और आप उस किताब को क्यों पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते ही बुक मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।